नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिवाली पर दिखी स्वदेशी का दम, चीन को 50,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा जम्मू कश्मीर का, जहां पर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को बीजेपी की दो टूक, एयर स्पेस की मनाही के बावजूद नहीं रुकेगी श्रीनगर से शारजाह की फ्लाइट। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अफगानिस्तान पर क्या प्लान बना रहे हैं डोभाल, आएंगे रूस और ईरान और इससे बच रहे हैं चीन और पाकिस्तान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर पीएम मोदी गंभीर, दिवाली सेलिब्रेशन के बीच जवानों को किया चीन के खतरे से आगाह। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को हालिया उपचुनाव के नतीजों को देख बनेगी 5 राज्यों की चुनाव की रणनीति और प्रचंड बहुमत से फिर लहराएगा भगवा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिवाली पर दिखा स्वदेशी का दम, चीन को 50,000 करोड़ का आर्थिक झटका। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने की ताक में रहने वाले चीन को इस बार मुंह की खानी पड़ी है। हमारे देश के दुश्मन और पड़ोसी चीन की नज़र हमेशा व्यापार पर गड़ी रहती है। खासकर त्योहारों के मौसम में चीन नए नए हथकंडे अपनाता है, लेकिन इस बार चीन की एक न चली। भारतीयों ने चीन को 50,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT का दावा है कि देश कोरोना की मार से उबर रहा है और इस साल दिवाली पर पिछले 10 सालों की तुलना में रिकॉर्ड खरीदारी की गई है। आंकड़ों की भाषा में कहें तो इस बार दिवाली पर लगभग 1,25,000 करोड़ का व्यापार हुआ है। CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने एक खास बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाते हुए उनके व्यापारिक संगठन ने भी चीन के खिलाफ मोर्चे खोलते हुए चीनी सामान के पूर्ण बहिष्कार की मुहिम चला रखी है। मुहिम का पूरे देश में व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। चीन को इस दिवाली पर करीब 50,000 करोड़ का व्यापारिक नुकसान हुआ है। पहले भारतीय व्यापारी और खरीदार कई चीज़ों के लिए चीनी उत्पादों पर निर्भर रहते थे, लेकिन इस बार सभी छोटे बड़े व्यापारियों और कारीगरों ने मिलकर निर्भरता को कम करके खुद उनका उत्पादन किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान को बीजेपी की दो टूक, एयर स्पेस की मनाही के बावजूद नहीं रुकेगी श्रीनगर और शारजाह की फ्लाइट। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान द्वारा अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार करने के बावजूद श्रीनगर और शारजाह के बीच सीधी उड़ान पर कोई असर नहीं होगा। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए रैना ने कहा कि श्रीनगर और शारजाह के बीच उड़ानें जारी रहेंगी, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वो लंबा रास्ता तय करेंगे। रैना ने आगे कहा कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर का दौरा किया और श्रीनगर शारजाह के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया, लेकिन ये बेहद निराशाजनक है कि पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि वो कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। राणा ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा श्रीनगर में शारजाह के रास्ते उड़ान के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देना ये साबित करता है कि वो कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है और कभी कश्मीरियों का शुभचिंतक नहीं हो सकता। राणा ने यहाँ के प्रसिद्ध शंकराचार्य मंदिर परिसर में पत्रकारों से कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ऐसा करके उसने साबित किया है कि वो कश्मीर की जनता का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कश्मीर की जनता का सबसे बड़ा हितैषी भारत की सरकार है और उनके लिए दिन रात सोचती है भारत की सरकार, तो दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान पर क्या प्लान बना रहे हैं डोभाल, आएंगे रूस और ईरान, बच रहे हैं पाकिस्तान और चीन। जी हां दोस्तों, ऐसा लगता है कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान पर कोई खास प्लान तैयार किया है।
सूत्रों की माने तो अजीत डोभाल के नेतृत्व में भारत ने 10 नवंबर को अफगानिस्तान पर अलग अलग देशों के NSA की मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस बैठक में शामिल होने के लिए रूस के NSA के अलावा ईरान, चीन, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के NSA को आमंत्रण भेजा है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत के इस आमंत्रण पर कई देशों ने सकारात्मक रवैया दिखाते हुए इसमें शामिल होने के लिए अपनी हामी भर दी है। रूस और ईरान ने पुष्टि की है कि वो इस मीटिंग में शामिल होंगे और वहीं इस मीटिंग में मध्य एशिया के कई देशों के NSA भी शामिल होने हैं, इसकी उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि भारत अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता बहाली किए जाने के समर्थन में ये मीटिंग है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में इसी के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा की जाएगी। खास बात यह भी है कि अजीत डोभाल के नेतृत्व में कई देशों के NSA की होने वाली इस बैठक में शामिल होने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। इस मीटिंग में शामिल होने से बच रहे पाकिस्तान को लेकर कहा जा रहा है कि उसका यह फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चौंकाने वाला नहीं है। इससे अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की दोहरी मानसिकता भी उजागर हुई है और पहले भी इसी फॉर्मेट पर हुई एक बैठक में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था। पाकिस्तान के अलावा ऐसा लग रहा है कि चीन भी इस बैठक में शामिल होने से बच रहा है। चीन ने अभी तक इस बैठक में आने को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। इसी फॉर्मेट को लेकर सितंबर 2018 और दिसंबर 2019 में ईरान में पहले भी बैठक हो चुकी है। तीसरी मीटिंग भारत में पिछले साल होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये बैठक टल गई थी। भारत की अगुवाई में होने वाली इस बैठक से ये साफ है कि अफगानिस्तान की हालत को लेकर भारत गंभीर है और वो इसके लिए पड़ोसी देशों के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक भी है। कई अहम देशों का मानना है कि अफगानिस्तान में हालात को बेहतर करने तथा वहां शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका भविष्य में काफ़ी अहम साबित होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर पीएम मोदी गंभीर, दिवाली सेलिब्रेशन के बीच जवानों को किया चीन के खतरे से आगाह। दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सेना के 80 ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली मनाने के साथ ही जवानों को चीन के एक खतरे से आगाह भी किया है। उन्होंने हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर चीन की नई रणनीति को लेकर भारतीय सेना को सतर्क किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का यह भी कहना था कि हमें बदले हुए हालात के अनुसार युद्ध के नए तरीके को समझना होगा, इसके अनुसार ही अपने आप को तैयार करना होगा। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कहा था कि चीन ने LAC की 1957 किलोमीटर लंबी सीमा पर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है और अब पेंटागन की एक रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की गई है। ऑप्टिकल फाइबर की मदद से बॉर्डर एरिया में चीन की मजबूती बढ़ेगी और वो काफ़ी कम समय में सैनिकों की तैनाती कर पाएगा। साथ ही हथियारों की सप्लाई में भी कोई दिक्कत उसे नहीं आएगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी वायुसेना के चाइना एयर स्पेस स्टडीज़ ने 2009 की एक चीनी रिपोर्ट लेक्चर्स ऑन जॉइंट कैंपेन इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस का अनुवाद किया है, जिसमें यह बताया गया है कि चीन कैसे अमेरिका के साथ नॉन काइनेटिक वॉर की तरफ आगे बढ़ सकता है। चीन की 438 पन्नों की रिपोर्ट में अमेरिका युद्धों का विश्लेषण किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को हालिया उपचुनाव के नतीजों को देख बनेगी 5 राज्यों की चुनावी रणनीति और भारतीय जनता पार्टी का लहराएगा परचम। जी हां दोस्तों, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार को बैठक बुलाई गई है। इसमें हाल ही में कुछ राज्यों में हुए उपचुनाव पर पार्टी को लगे आघात को देखते हुए इसमें 5 राज्यों के आगामी उपचुनावों के लिए नई रणनीति पर विचार होने की संभावना है। बैठक में पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में पार्टी के मामलों को लेकर भी नए सिरे से विचार होगा। एक भाजपा नेता ने कहा कि बैठक में सभी महत्वपूर्ण मसलों पर विचार होगा। पार्टी कोविड महामारी से निपटने में केंद्र सरकार की कामयाबी को लेकर उसकी तारीफ में प्रस्ताव भी पारित कर सकती है। टीकाकरण अभियान व देश के विकास के लिए पीएम मोदी की पहल व उनकी सफल विदेश यात्रा को लेकर भी पार्टी प्रशंसा करेगी। बैठक में देश की आर्थिक गतिविधियों में जबरदस्त उछाल, रिकॉर्ड GST कलेक्शन को लेकर भी चर्चा होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कैराना में तैयारियां तेज, कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने किया है निरीक्षण। 8 नवंबर को यहां आएंगे CM योगी और करेंगे जनसभा। जी हां दोस्तों, 8 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैराना आगमन को लेकर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने जनसभा
सभा स्थल का निरीक्षण किया है। विधानसभा चुनाव से पहले 8 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली के कैराना आ रहे हैं। सीएम ऊंचा गांव में बनने वाले पीएसी बटालियन कैंप की भूमि के शिलान्यास सहित करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा विजय सिंह पथिक महाविद्यालय में पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ताइवान समर्थकों को उम्र कैद की सजा देगा चीन और ताइवानी प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं की बनाई गई है लिस्ट। जी हां दोस्तों, चीन ने पहली बार कहा है कि वो ताइवान की आज़ादी का समर्थन करने वाले लोगों पर आपराधिक मामले के तहत उम्र कैद की सजा दिया करेगा। अपने साम्राज्य का विस्तार करने को आतुर चीन ने पहले ही ताइवान समर्थकों के खिलाफ कठोर दंड के प्रावधान की बात की है। चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय ने यह घोषणा की है। इस बीच ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख चेन मिंग टोंग ने कहा कि उनके देश में प्रमुख द्वीप साई पर चीन हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय के अनुसार उन्होंने अड़ियल ताइवान समर्थकों में ताइवान की पीएम सू चेंगचांग, सांसद के अध्यक्ष यो सिकुन और विदेश मंत्री जोसेफ वू को ताइवान समर्थकों की सूची में शामिल कर लिया है और इसी सूची में शामिल लोगों के खिलाफ चीन कड़ी कार्रवाई करेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रतिबंधित आतंकी संगठन टीटीपी से किया पाकिस्तान ने समझौता, आतंकवादियों को रिहा करने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, आतंकियों की पनाहगाह के रूप में पूरी दुनिया में कुख्यात पाकिस्तान अब एक आतंकी संगठन के साथ समझौता करने के लिए बातचीत कर रही है। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच एक अस्थायी समझौता। चीन में अफरा तफरी का माहौल, ताइवान के साथ युद्ध की आशंका, लॉकडाउन लगने की भी फैली अफवाह। जी हां दोस्तों, पड़ोसी मुल्क चीन में इन दिनों अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार चीन ने अपने देशवासियों को रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों को स्टॉक करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या चीन कोई नई जंग शुरू करने जा रहा है या फिर ये कोरोना की वजह से हो रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों चीन में लोग दुकानों और मॉल्स का काफ़ी रुख कर रहे हैं। लोग ज़रूरत की चीज़ों तो जुटा ही रहे हैं, साथ ही चावल, नूडल्स, तेल और नमक जैसी चीज़ों का भी स्टॉक कर रहे हैं। चीन में हालात बिगड़ रहे हैं। युद्ध के कारण लोगों को राशन की कमी, लोगों को काफ़ी डर सता रहा है। नागरिकों को रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों का स्टॉक रखने के निर्देश के बाद चीन में हालात बेहद ज़्यादा बेकाबू हो गए हैं। बीजिंग के एक निवासी ने कहा कि वो पैनिक तो नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि देशवासियों को पहले के मुकाबले ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये ताइवान के साथ तनाव बढ़ने से असर दिखता है। वहीं मौजूदा हालातों के बीच चीन की जनता ये मान रही है कि चीन ताइवान पर हमला करने वाला है और प्रतिबंधों या युद्ध के कारण लोगों को राशन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमारी दिवाली पर अमेरिका भी जगमगाया। पहली बार वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दिखा ये नज़ारा। जी हाँ दोस्तों, दिवाली की जगमगाहट केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिली है। हमारी दिवाली की खुशियों में शामिल होने के लिए अमेरिका ने भी खास इंतज़ाम किए। न्यूयॉर्क में वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को पहली बार दिवाली थीम वाले एनिमेशन से सजाया गया। इसके साथ साथ आतिशबाजी भी की गई और वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एनिमेशन को देखने के लिए हडसन नदी के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ जुट गई। वो इस खूबसूरत नज़ारे को कैमरे में कैद करते नजर आए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस तारीख तक चालू हो जाएगी अरुणाचल में बन रही सेला सुरंग, थर थर कांपेगा चीन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख से अरुणाचल सीमा तक चीन विस्तारवाद का जाल बुन रहा है, लेकिन भारत के सुरक्षा बल चीन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग में सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इस सुरंग के पूरा होते ही भारतीय सेना का तवांग तक पहुंचना और हथियारों की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। सेला सुरंग को पूरे साल भर तवांग को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए एक जरूरी कदम माना जा रहा है। 1962 में चीन ने भारत पर धोखे से हमला किया था। भारत ने चीन के साथ दोस्ती की, लेकिन चीन ने गद्दारी की। उसने पीठ पर वार किया और भारत को इसका अंदाजा नहीं था। भारतीय सेना इस जंग के लिए तैयार नहीं थे, जबकि चीन ने सुनियोजित तरीके से यह हमला किया था। उस दौरान भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन जीत आक्रमणकारी चीन की हुई। आज भारत का करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के अवैध कब्जे में है।
1962 युद्ध के 6 दशक पूरे होने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश का तवांग इस जंग में भारतीय सेना की अप्रतिम बहादुरी का गवाह है। उस वक्त सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और बुनियादी ढांचों की कमी थी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ब्रिगेडियर दलवी को असम के मीसामारी से तवांग तक का रास्ता या तो पैदल तय करना पड़ा या कहीं कहीं थोड़ी दूर तक पहुंचा देने वाले जीपों से उनको वहां का सफर करना पड़ा। लेकिन हथियारों, संसाधनों और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझते हुए भी भारतीय सैनिकों ने चीन को कड़ी टक्कर दी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केदारनाथ से उत्तर प्रदेश को साथ गए पीएम मोदी, विकास कार्यों को लेकर की योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की यात्रा पर हैं और उन्होंने केदारनाथ में कई योजनाओं का शिलान्यास किया और कई योजनाओं की नींव रख दी। पीएम मोदी ने केदारनाथ त्रासदी के बाद वहां पर किए गए निर्माण कार्य को लेकर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने अपनी केदारनाथ की यात्रा के जरिए उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश को भी साधने की कोशिश की और अपने भाषण से दोनों राज्यों की जनता को संदेश दिया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य की योगी सरकार भगवान राम से जुड़े जितने भी तीर्थ स्थान और उनको जोड़कर पूरा सर्किट बनाने का काम कर रही है। दरअसल राज्य में योगी सरकार अयोध्या को चित्रकूट और अन्य स्थानों को सीधे सड़क मार्ग से जोड़ रही है और पर तेजी से इस पर काम भी चल रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता को भी संदेश देने की कोशिश की। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी काफ़ी पहले से ही तैयारियों में जुट गई है। वहीं पीएम मोदी ने केदारनाथ में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ कर उन पर भरोसा जताया और फिलहाल राज्य में सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी का बड़ा चेहरा है। पीएम मोदी ने कहा कि केदारनाथ के साथ ही उत्तर प्रदेश में काशी का भी कायाकल्प हो रहा है और बाबा विश्वनाथ धाम का कार्य भी तेजी से हो रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण पूरे गौरव के साथ हो रहा है और अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। उन्होंने अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव आयोजन को पूरी दुनिया ने देखा और इसके लिए उन्होंने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की पीठ थपथपाई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा होगा और आज हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा के चुनाव, मुख्यमंत्री भी भाजपा का होगा और सरकार भी भाजपा बनाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बेहद बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एक बार फिर दावा किया कि परिसीमन प्रक्रिया के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। यही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री भी भाजपा का होगा और सरकार भी भाजपा की होगी। श्रीनगर स्थित शंकराचार्य मंदिर में विशेष पूजा के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर परिसीमन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और उसके बाद ही यहाँ चुनाव करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि रैना ने कहा कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा को स्वीकार कर रहे हैं उसे देख के मैं दावा करता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री और भाजपा की ही सरकार होगी। कश्मीर में भी भाजपा ने अपना आधार मजबूत किया है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जिस तरह कश्मीर में विकास को गति मिली है, यहाँ के लोगों को भी पता लगने लगा है कि भाजपा लोगों का विकास और हित चाहती है। हमें कश्मीर घाटी में भी उतना ही प्यार मिल रहा है जैसा जम्मू में मिलता है। तो दोस्तों, कि आपको भी ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें पत्रकारों द्वारा पाकिस्तान द्वारा श्रीनगर शारजाह उड़ान को अपने अधिकार क्षेत्र से गुजरने से मना करने संबंधी पूछे सवाल के जवाब में रैना ने कहा कि ये पड़ोसी देश की मानसिकता को दर्शाता है। पाकिस्तान की ये कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित है। पाकिस्तान जो बार बार दुनिया भर में भारत का अच्छा पड़ोसी होने का दावा करता है, उसके इस कदम से उसने अपनी छवि को उजागर कर दिया है। श्रीनगर से शारजाह के लिए गृह मंत्री ने गत महीने 23 अक्टूबर को सीधी उड़ान शुरू की थी। वो कश्मीर के लोगों के विकास के लिए थी। उनका सीधा फ़ायदा कश्मीर के लोगों को हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें बाधा डाली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। IMF ने COP26 में भारत के ऐलान की तारीफ, कहा आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है देश। जहां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने ग्लासगो में आयोजित हुए COP26 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत द्वारा की गई घोषणा का बृहस्पतिवार को स्वागत किया। IMF के संचार विभाग के निदेशक
निदेशक गैरी राइस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम 2070 तक निवल शून्य लक्ष्य के अनुकूल ढलने समेत नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने और अपनी अर्थव्यवस्था पर कार्बन की महत्ता को कम करने के नए लक्ष्यों को लेकर COP26 में की गई भारत की घोषणा का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस समय दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है। वो विद्युत उत्पादन के लिए अब भी कोयले पर अत्यधिक निर्भर है, इसीलिए उसके द्वारा उठाए गए कदम अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को भी कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में पेट्रोल से भी महंगी हुई चीनी, इमरान खान के दावे की निकल गई हवा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में महंगाई लगातार अपने रिकॉर्ड कायम कर रही है और जनता बेहाल है। इमरान खान सरकार के तमाम दावों के बाद भी पाकिस्तान में आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि देश में चीनी की कीमतें आसमान छू रही है और पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान में चीनी जहां 150 रुपये प्रति किलो बिक रही है, वहीं 1 लीटर पेट्रोल 138 रुपये में बिक रही है। पाकिस्तान अखबार जियो न्यूज़ के मुताबिक देश के कई शहरों में चीनी की कीमतें अब पेट्रोल से ज़्यादा हो गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के पेशावर शहर में चीनी की कीमतें 8 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। यहाँ चीनी थोक में 140 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि खुदरा मूल्य 150 रुपये प्रति किलो हो गया है। उधर लाहौर में चीनी की जमाखोरी भी शुरू हो गई है और ज़्यादा कमाई के लिए चीनी की कृत्रिम कमी कर दी गई है। बाजार सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी की कीमतें 9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गई हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद बेटे, दामाद और दूसरे नेताओं का नंबर बीजेपी नेता ने कर दिया ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में हैं और अब इस मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना एनसीपी पर निशाना साधा है। किरीट सोमैया ने कहा कि अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं, अब दूसरे नेताओं की बारी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूरोप में एक महीने में कोरोना के 50% बढ़े केस, WHO ने जारी की चेतावनी। फरवरी तक 5 लाख लोगों की जा सकती है जान। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे ने सभी को चिंता में डाल दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गुरुवार को कहा कि यूरोप में पिछले महीने में कोरोना के मामले में 50% की वृद्धि हुई है और साथ भगवान राम की लंका जीत से लेकर सैनिकों की साधना और विपक्ष पर निशाना। पीएम मोदी के जबरदस्त भाषण की 10 अहम बातें। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच 8वीं बार दिवाली मनाने के लिए वो पहुंचे और यहां उन्होंने नौशेरा पहुंचकर जवानों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने जवानों के शौर्य को याद किया, साथ ही दिवाली के मौके पर सैनिकों को प्रभु श्री राम की लंका जीत का उदाहरण देकर भारतीय सेना के मानवता की रक्षा के मंत्र को दोहराया। पीएम ने इस बीच विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। मोदी जी ने कहा कि पहले भारत को रक्षा जरूरतों के लिए विदेश पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब ज़रूरत का सामान देश में ही उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, जो 10 बातें पीएम मोदी ने कही है उसमें सबसे पहली बात कि पीएम मोदी ने जवानों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं देकर की। पीएम मोदी ने कहा कि आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता, आपके शौर्य, आपके पराक्रम, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर जलेगा। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, आज मेरे सामने देश के जो वीर हैं, देश की जो वीर बेटियां हैं, वो भारत माँ की ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ किसी को मिलता है। मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, आपके चेहरे के उन मजबूत भावों को देख रहा हूँ। आप संकल्पों से भरे हुए हैं और यही आपका संकल्प है, यही आपके पराक्रम की पराकाष्ठा करने की भावना है। इसके साथ पीएम मोदी ने कहा कि नौशेरा का वर्तमान आपकी वीरता का जिंदा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।